आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन, इसे समझना जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार या तो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं या तो मेंस भी उनका निकल चुका है, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे, फ्रेशर होंगे या तैयारी पूरी कर ली होगी, अब एग्जाम देने को लेकर सोच रहे होंगे। ये सेशन देखने के बाद आपकी स्पष्टता बहुत चीजों को लेकर होने वाली है। कैसे बहुत सारे बच्चे आईएएस और पीसीएस एग्जाम के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और कभी उनका अंतिम रिजल्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, एक ऐसा साइकिल है जिस साइकिल में लाखों लोग हर साल फंसते हैं। आप तो आते हैं, जब तैयारी करने की जब आप शुरुआत करते हैं तो हमेशा आपके मन में एक भाव रहता है कि मैं पहले प्रयास में निकालूंगा, लेकिन यह तैयारी कब पंचवर्षीय योजना में बदल जाती है और कब आप अपने जीवन के 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल खत्म कर देते हो और चाह करके भी नहीं निकल पाते हो। आज भी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 38 साल 39 साल हो चुकी है, फिर भी एग्जाम दे रहे हैं। वो इस दुष्चक्र का हिस्सा है, हर बार नहीं निकल रहा उनका। ऐसे बहुत सारे बच्चों के आपने वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने 15-15 प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस लिखे हैं, अंतिम चयन नहीं हो रहा। क्या यह किस्मत की बात है? नहीं, यह एक ट्रैप की बात है। जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है ना, वैसे ही आईएएस का और पीसीएस का भी दुष्चक्र होता है। सिलेबस बड़ा है, प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस नहीं निकलता, मेंस निकलता है तो फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। आप सभी जानते हैं ये परीक्षाएं, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं, इनका जो रिजल्ट होता है सफलता दर बहुत कम है, 0.1% ये सफलता दर है टोटल जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं। 8 लाख से 10 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाते हैं और सिर्फ मात्र 800-900 वैकेंसी होती हैं आपकी हर साल, वो भी अलग अलग होती हैं। अनिश्चितता का माहौल रहता है, सामाजिक मानसिक दबाव रहता है और एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा। हर बार आपके मन में भाव आता है, पिछली बार पीटी निकाला था, पिछली बार मेंस निकाला था, अंतिम रिजल्ट तो इस बार भी नहीं हो रहा है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीटी ही नहीं निकलता है, 2-3 बार पीटी निकाला फिर पीटी नहीं निकलता। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में ऐसे बच्चे जरूर अपना अनुभव साझा करें जो 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके, नहीं निकल रहा। आप अपना अनुभव साझा करिए। मैं कहता हूं थोड़ा विस्तार में लिखे ताकि आपके बहुत सारे, और अभी जो मैं बातें बताऊंगा संभवतः आप उससे पूरी तरीके से सहमत भी होंगे। और आज मेरी कोशिश रहेगी, यदि मेरी बातों को आप समझ गए तो इस दुष्चक्र से आपको निकाल दूंगा। यह भी बता दे रहा हूं इस दुष्चक्र से आप निकलोगे कैसे, और जब तक इस दुष्चक्र को नहीं तोड़ोगे आपका अंतिम चयन नहीं होगा। कैसे काम करता है पूरा यूपीएससी का दुष्चक्र, क्या मैकेनिज्म है इसको लेकर के, अब मैं आपको थोड़ा सा शुरू से लेकर के आता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे जब ये सपना देखते हैं आईएएस बनेंगे, पीसीएस एग्जाम देंगे, आप उसके बाद तलाशना चालू करते हो गाइडेंस के लिए, यूट्यूब पे तलाशते हो, ऑनलाइन बैच ढूंढना चालू करते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करना चालू करते हो बेस्ट कोचिंग, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आपका सिलेक्शन हो, इस तरीके के वीडियो सर्च करना चालू करते हो और वेबसाइटों में रैंकिंग मिल जाती है आप लोग को, ये कोचिंग बेस्ट है। फिर आप बहुत सारे रिजल्ट देखना चालू करते हो, कहाँ से टॉपर निकला था। फिर इसके बाद आप या तो मुखर्जी नगर पहुंच जाते हो, या राजेंद्र नगर पहुंच जाते हो, या प्रयागराज पहुंच जाते हो, या पटना पहुंच जाते हो, या इंदौर पहुंच जाते हो, या जयपुर पहुंच जाते हो, जोधपुर पहुंच जाते हो, कोटा पहुंच जाते हो, जो भी आपके यूपीएससी के गढ़ हैं, देहरादून पहुंच जाते हो, रांची पहुंच जाते हो, जहां पे भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी हो रही है वहां ऑफलाइन पहुंच जाते हो, या फिर घर बैठ करके आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत में सब यही कह रहे हैं ज्वाइन करिए ज्वाइन करिए ज्वाइन करिए। फिर सबसे पहले फंसते हैं प्रीलिम्स के जाल में। एग्जाम देने की जल्दबाजी भी होती है शुरू में, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेबस कई बार कंप्लीट नहीं होता। इतना बड़ा सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस तो डिफाइन ही नहीं है, बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। करंट अफेयर्स के नाम पे वहां पे लगातार कंटेंट जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। तो प्रीलिम्स देते हो सकता है आपका प्रीलिम्स हो जाए, हो सकता है कुछ नंबरों से ना रहे, ना हो, फिर लगता है अगली बार फिर पक्का हो जाएगा,
अभी देखो बहुत साइंटिफिक कारण बताऊंगा। फिर या तो प्रीलिम्स पास हो गए तो फिर मेंस लिखते हो, फिर मेंस में फेल हो जाते हो तो फिर जीरो में फिर प्रीलिम्स में पहुंच जाते हो, कई बार इंटरव्यू से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में, सबसे बड़ा चक्रव्यूह इंटरव्यू है, खुद को सफलता के बिल्कुल करीब मान करके फिर वहां से फिर प्रीलिम्स में पहुंच जाना। और ये चलता रहता है अटेम्प्ट का चक्र, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट भी खराब हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी में आईएएस में 6 अटेम्प्ट ही हैं और पीसीएस में एज का मामला है। तो दुष्चक्र आपका चलता रहता है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है आपका सिलेबस। मैं आपको सच बता दे रहा हूं, आप ईमानदारी से पूछिए, जो लोग जो सिंसियर बच्चे हैं और जो सीनियर बच्चे हैं, दोनों लोग पूरी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन आपको भर देना चाहिए मेरा, कि आपने क्या वास्तव में सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से कमांड किया है, सिलेबस में मास्टरी की है। और यदि सिलेबस में आपने मास्टरी नहीं की तो पहले तो यहां पर एक गड़बड़ हो गई, और दूसरा एग्जाम के लेवल पे जाके क्या सिलेबस पे मास्टरी की है। एक तो है पढ़ना, जो कि आप कर रहे होंगे, लेकिन क्या एग्जाम के लेवल पे जाके आप मास्टरी कर पा रहे हैं। आपके साथ एक क्या है ना, एक दलदल में फंसने के पीछे का कारण बहुत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अति आत्मविश्वास में भी रहते हैं। एक तो आपको लगता है कि आपने तैयारी शुरू कर दी है, 1 साल 2 साल खराब कर दिए हैं। कई बार शुरू में ही रियलाइज हो जाता है आपको कि शायद आपके लिए एग्जाम बना नहीं है, माफ कीजिएगा। शुरुआत में भी कई बार हमें लग जाता है, तैयारी कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बड़ा टफ है मामला, सिलेबस बहुत बड़ा है, मेरे से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं। लेकिन फिर भी आत्मविश्वास में आप लगे रहते हैं। किसी के 4-5 साल लग जाते हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, हर साल लाखों रुपया लग रहा है आपका। यही लगता है कि पीछे हटा तो सब बर्बाद हो जाएगा, एक बार प्रयास कर लेता हूं। सपने बड़े हैं, चूंकि सबको लग रहा अधिकारी बनेंगे, गाड़ियां होंगी, ये होगा, इतनी पावर, इतनी सत्ता, सब कुछ ये सब लगा हुआ है। बैकअप प्लान नहीं होता आपका, सिलेबस का कमी, जो मैंने आपको बताया। एक सामाजिक पारिवारिक दबाव भी है। समाज को आपने पहले ही सपना दिखा दिया है कि मैं कलेक्टर बन के आ रहा हूँ, परिवार को आपने बता दिया है कि बस जल्दी आईएएस बन रहा हूँ, जल्दी पीसीएस बन रहा हूँ, अधिकारी बन रहा हूँ। और पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेबस पे कमांड बनाते ही नहीं है पूरी तरीके। पहले तो सिलेबस पता ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे। अभी मैं बताऊंगा कैसे इस दुष्चक्र में फंसोगे। आइए पहले दुष्चक्र ही समझ लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। बहुत सारे लोग आईएएस वाले लास्ट में यहां सहारा ढूंढते हैं पीसीएस में, पीसीएस वाले लेखपाल, लोअर पीसीएस, ट्रिपल एससी वाले जो एग्जाम होते हैं वहां सहारा ढूंढते हैं। बैकअप प्लान आपका अलग अलग तरीके का बनता है। देखते हैं कैसे दुष्चक्र काम करता है। देखिए 3 चरण है, 3 चरण है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रीलिम्स से तैयारी चालू की, ठीक है। मान लीजिए अभी आपने तैयारी शुरू ही की है, इस साल आपने तैयारी चालू की। मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं मेरे पास, अभी तक का पूरा 10 साल का अनुभव है मेरे पास शिक्षण क्षेत्र का। सब आते हैं सर बस इसी बार अटेम्प्ट देना है। अब आपने क्या किया, देखो कब एग्जाम देना चाहिए। पहले को आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं, एग्जाम आपको कब देना चाहिए। एग्जाम कब देना चाहिए, एग्जाम देने का सबसे सही तरीका, सबसे सही समय वो है जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जब भी हो, उसके 1 महीना पहले, उसके 1 मंथ पहले, जब आपका एग्जाम रिजल्ट निकलेगा, जब प्रीलिम्स देने के 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, बस रिवीजन बचा हो और अभ्यास बचा हो। कम से कम ये क्राइटेरिया, एग्जाम आपको कब देना चाहिए, जब प्रीलिम्स देने से पहले, उसके 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। मान लीजिए आपका मई में प्रीलिम्स है, मान लेते हैं, तो आपका जो है अप्रैल तक में पूरा सिलेबस, यानी आपसे कोई कहे कि प्रीलिम्स बाद में होगा, मेंस पहले होगा, तो आप तैयार होने चाहिए कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर चलते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, एग्जाम देने की जल्दबाजी रहती है उनकी। तो मान लीजिए आपने प्रीलिम्स
एग्जाम दिया और सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, अभी दुष्चक्र समझेंगे, बहुत मजे से समझ में आएगा। कंप्लीट नहीं किया, यहां पे जब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो मतलब प्रीलिम्स मेंस का कंप्लीट सिलेबस, यहां पे मेंस का पूरा सिलेबस आपका यहां पे जुड़ता है, मेंस का भी सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रीलिम्स भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, दोनों चीजों को लेकर के। क्यों रुकता है आपका रिजल्ट, क्यों आपको 6-7 अटेम्प्ट लग जाते हैं, उसके पीछे आईएसपीसीएस का ये दुष्चक्र काम कर रहा है आपका, इस कारण से आपका नहीं हो पा रहा। अब आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने पीटी दे दी, दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आपका पीटी में हो जाए, हो सकता है ना हो। यदि धोखे से बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए आपका पीटी निकल गया, क्योंकि बहुत सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं, कुछ पीटी मास्टर भी होते हैं, वो पीटी निकाल देते हैं। प्रीलिम्स हो गया, मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट किया, केवल प्रीलिम्स की तैयारी की और प्रीलिम्स हो गया, अभी मेंस की तैयारी नहीं की, अभी मेंस की तैयारी करोगे प्रीलिम्स के बाद तो भी कभी रिजल्ट नहीं आना आपका। रिजल्ट उसी बच्चे का आएगा जो प्रीलिम्स देने के 1 महीने पहले प्रीलिम्स मेंस सबका सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर इसके बाद पीटी दे, तब तो उसका उस साल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बस उसे अभ्यास बचा होना चाहिए, प्रैक्टिस बची होनी चाहिए। अब यहाँ पे है क्या दिक्कत, कहाँ पे आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा सा आप जमीनी हकीकत पे जाते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, प्रीलिम्स दिया, सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं आपका, अब आपने क्या किया, आपका गलती से धोखे से पीटी पास हो गया, मैं धोखे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुक्के से हो गया, पीटी में ज़्यादा हो जाता है मामला ऐसा, बहुत सारे बच्चे मेंस की तैयारी नहीं होती लेकिन पीटी क्वालिफाई हो जाता है। यदि ये काम हो गया, एक तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, एक चरण तो निकल गया मेरे। अब आपके दिमाग में अभी देखो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब अचानक से सिलेबस बड़ा हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 100 दिन का समय होता है, ज्यादातर, अधिकता मैं बता रहा हूं, इससे कम भी टाइम होता है, 100 दिन का समय होता है। ठीक है ना, कई जगहों पे तो इससे भी बहुत कम होता है, 100 दिन भी नहीं होता, 80-90 दिन, यूपीएससी कम देता है। अब उस अवधि में जो रिमेनिंग सिलेबस है वो तो कंप्लीट करोगे नहीं, करंट पढ़ने लग जाओगे, आंसर राइटिंग करने लग जाओगे, मेंटरशिप जो बैच पकड़ लोगे, रिवीजन करोगे, शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे, यही करोगे आप। तो बिना सिलेबस कंप्लीट किए फिर आप मेंस देने वाले हो, ठीक है, मेंस भी देने वाले हो। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेंस के सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यूपीएससी में तो वैकल्पिक विषय है, स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेशल का इतना वास्ट सिलेबस है, अलग अलग सिलेबस हैं सारे, पर फिर भी अब आप मेंस फिर कैसे दे रहे हो, अधूरा सिलेबस के साथ, अधूरा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ। और जब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं इसका मतलब एग्जाम के लेवल पे जाके सिलेबस कंप्लीट करना, यह है सिलेबस का मतलब मेरा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मेंस दिया, अब आपका क्या हुआ, मेंस भी मान लीजिए मेंस ना हो, 1% आपका मेंस ना हो, ना निकले, अधूरा से नहीं होता, मेंस ही बड़ा मुद्दा है, नहीं होता। यदि आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो मेंस निकलता नहीं है जनरली। फिर क्या होगा, थोड़ा निराश हो गए आप, ठीक है, निराश होने के बाद अब आपका इंटरव्यू वाला साइकिल तो यहाँ पे कट हो गया, ये तो आप नहीं जा पाओगे। और इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप प्री की तैयारी करना चालू करोगे, लेकिन अब ड्यूरेशन काफ़ी कम रहेगा, ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, जैसे मेंस होता है उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद फिर अगला प्रीलिम्स आ जाता है, तो टाइम वही 6 महीने का गैप होता है, 6 महीने का मेंस और इंटरव्यू प्रीलिम्स के बीच में गैप होता है, अगले प्रीलिम्स के बीच में। यहाँ पर फिर क्या है, आप फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है, आपको लगेगा कि मैं तो पीटी निकाल लेता हूँ, मेरा तो पीटी हो जाएगा, मुझको क्या ही आंसर राइटिंग करने की जरूरत है, मैं क्यों ही इतना परेशान हूं। फिर आप आधा अधूरा सिलेबस कम लिए हुए फिर अगेन प्री देने चले जाते हो, फिर प्री देते हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना निकले, फिर मेंस दोगे, मेंस नहीं होगा, फिर अब आप लोग इसी साइकिल में कहीं फंसे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का मेंस हो भी जाए, मैं कह रहा हूं अधूरा सिलेबस में, लेकिन नंबर कम आएंगे आपके, उतने नंबर नहीं आएंगे जो फाइनल मेरिट में आपको रैंक दिला सके या फिर आपका सिलेक्शन हो सके। तो हो सकता है मेंस हो जाए तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लग जाओ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सब अधूरा सिलेबस के साथ हो रहा है, कभी अधूरा सिलेबस के साथ प्रीलिम्स निकल रहा है, कभी अधूरा सिलेबस के साथ मेंस निकल रहा है, फिर कभी इंटरव्यू आपका रुक जा रहा है, फाइनल अंतिम चयन नहीं हो रहा आपका,
अंतिम चयन का मतलब है फाइनल लिस्ट में नाम आना। अंतिम चयन का मतलब क्या है? फाइनल लिस्ट में नाम आना, यह है अंतिम चयन। फाइनल लिस्ट में नाम आना यही है अंतिम चयन। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? फाइनल लिस्ट में नाम आना यह आपका अंतिम चयन है। फिर कहानी वहीं की वहीं है आपकी। आपका अधूरा सिलेबस चल रहा है, ये साइकिल में कन्वर्ट हो चुका है। हर बार आप पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस अधूरे सिलेबस के साथ देते हैं, और ना आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो पा रहा, ना आप अपने ऑप्शनल पे काम कर रहे हैं, ना स्टेट स्पेशल पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका रिवीजन लैक होना चालू हो जाएगा। अब आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर, बस एक आइडिया लग गया है पीटी क्वालिफाई करने का, तो हो सकता है आप पीटी बीच बीच में आप 2-3 एग्जाम पकड़ने लग जाओगे। आप कभी पीसीएस का फॉर्म आया उसे भरने लग जाओगे, फिर क्या हुआ, आप और डाइवर्ट हो गए। अब आपके एग्जाम डाइवर्सिफाइड हो गए, उनका सिलेबस अलग अलग है, उनका तरीका अलग अलग है। अब आप नए सिलेबस और नए तरीकों में फंस गए, अब आपका फोकस और डाइवर्ट हो गया। फाइनली एक ऐसे साइकिल में आप फंस गए जहां पे आप अंतिम लिस्ट तक नहीं जा रहे हो। आपका इंटरव्यू के बाद कभी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है आप 4 से 5 आप जो है प्रीलिम्स निकाल लो, 3 से 4 आप कभी मेंस निकाल लो, लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आपका एक भी नहीं आएगा। इसी को कहते हैं यूपीएससी और आईएएस का दुष्चक्र। जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है ना, वैसे ये आपका यूपीएससी का दुष्चक्र है। फंस गए। फिर पीसीएस सहारा, जब यूपीएससी में आपके अटेम्प्ट कम होने लगेंगे तो पीसीएस सहारा आपका बनेगा। फिर लोअर पीसीएस भी बन सकता है, लेखपाल भी बन सकता है। लेकिन इन सब के चक्कर में आप ये एक बात समझिए, एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मानसिक तौर पे तनाव पे जा रहे हो। दूसरा, जो यात्रा आपकी आईएएस बनने की 22 साल की उम्र में शुरू हुई थी, 21 साल की उम्र में शुरू हुई थी, वो जाके 28 साल, 30 साल, 32 साल, 33 साल में पहुंच गई है। अभी भी आपके पास रोजगार की समस्या बनी हुई है, अभी भी आपके पास कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लायक भी नहीं बने बच्चे आप। कारपोरेट जगत है, प्राइवेट कंपनियां 30 साल के अंदर अंदर ही फ्रेशर को नौकरियां देती हैं। 30 साल वाले व्यक्ति को तो बहुत मुश्किल से देती हैं, कतराती रहती हैं। और आपके पास अब नॉलेज क्या है, इतिहास का, भूगोल का, तकनीकी स्किल नहीं है आपके पास कोई भी। आपको एमएस वर्ड चलाना नहीं आता, आपको टाइपिंग करना नहीं आता, आप एआई के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अब लगातार असफलता आपके मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ाएगी और आपको डिप्रेशन तक ले जाएगी। आप इस दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहे। हर बार आप समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण बन रहा है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कैसे इसको तोड़िए, कैसे इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करिए। तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटजी पे बात करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के काम हो पाएगा और तब आप इसको परिणाम में बदल पाएंगे। सबसे पहला काम, आपको कोई ना कोई साल का प्रीलिम्स छोड़ना पड़ेगा। आप ये जो कंटिन्यूअस प्रीलिम्स दिए जा रहे हो, यही मूल कारण है आपका, क्योंकि आप गंभीर छात्र हो। देखो, नॉन सीरियस बच्चे का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे पता है मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। लेकिन आप सीरियस हो, सिंसियर हो, रात दिन पढ़ रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसमें दुष्चक्र काम कर रहा है। सबसे पहला काम, आपको एक प्रीलिम्स छोड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, डिटेल में। जैसे ही आप ये करोगे और ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, दुष्चक्र ब्रेक हो जाएगा। पहला काम तो ये। दूसरा, अपने अटेम्प्ट की सीमा को तय करना है आपको कि भैया मैं 2 से 3 अटेम्प्ट दूंगा। ईयर भी फाइनल कर लीजिए कि यदि तब तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बैकअप में चला जाऊंगा। प्लान बी भी आपके पास होगा। प्लान बी कई तरीके के हो सकते हैं। आप नेट जेआरएफ को लेकर चल सकते हैं, आप जो है पीसीएस एग्जाम को लेकर जा सकते हैं, आप और अन्य एग्जाम पे जा सकते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स, एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है। इन सब एग्जामों को भी आपको फिर बैकअप में लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा आपको, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट डिजाइनिंग,
कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखते जाइए। देखो मैं बहुत ऐसी बातें बता रहा हूँ, आपको ये लगेगा अरे सर हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कितना भी करिए, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एआई के टाइम पे हैं, कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हैं, आप टीचिंग भी कर सकते हैं। आप यूपीएससी के यदि गंभीर बच्चे हैं, आगे चल के आप शिक्षक के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं लगाते आप लोग, मॉक टेस्ट का भी इशू रहता है, मॉक टेस्ट से भी प्रॉपर पता चलता है। कम से कम प्रीलिम्स से पहले, जो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एग्जाम कब देना चाहिए, प्रीलिम्स के 1 महीने पहले जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद जो 1 महीना लास्ट का बचता है ना, वो टेस्ट सीरीज का होता है, करंट अफेयर्स का होता है, कि कम से कम आप जो है इतने मॉक दे दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप थोड़ा इमोशनल मत रहिए, ये आपके करियर का सवाल है, इमोशनल होकर के एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है। आपने एग्जाम को पूरी जिंदगी बना रखा है। सिविल सेवा के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया को आपको समझना पड़ेगा और सिविल सेवा के यथार्थ को जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दुष्चक्र, उम्मीदों का दुष्चक्र, निवेश का दुष्चक्र, बड़े सपनों के साथ आप आते हैं, बड़े सपनों के साथ आप उतरते हैं, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के साथ पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है कोचिंग के साथ। जिन कोचिंग पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं, कंज्यूमर विभाग, उपभोक्ता विभाग आपका लगातार उनको नोटिस भेज रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग, दिल्ली की सबसे बड़ी कोचिंग, इतनी अनइथिकल प्रैक्टिस है। भरोसा खुद पे करना पड़ेगा आपको। आप कोचिंग का पैसा देते हैं, किराए का कमरा लेते हैं, किताबें खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, न्यूज़पेपर का पैसा देते हैं। शुरुआत बहुत जोश के साथ होती है कि पहले ही प्रयास में पहली या दूसरी रैंक लेकर के आऊँगा, उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। लेकिन 2 से 3 साल में आपका भ्रम टूटने लग जाता है। कभी आप प्रीलिम्स में असफल होते हैं, कभी आप मेंस में असफल होते हैं। शुरुआत में तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन किस्मत को डालना चालू कर देते हैं आप। किस्मत ही नहीं थी इस बार, इस कारण नहीं हो पाया, इस बार पेपर ही अलग था। एक जाल में फंसना चालू हो जाते हैं। जब आपके जीवन के 5-6 साल निकल जाते हैं, इंटरव्यू में भी फेल होते हैं, हर बार शून्य से आपको शुरुआत करनी होती है, धीरे धीरे मानसिक रूप से आप टूटने लगते हैं, अवसादग्रस्त होने लग जाते हैं और फिर स्टेट पीसीएस में आपका डाइवर्जन हो जाता है 6 साल से ज़्यादा समय में। 28 से 30 साल का बच्चा पीसीएस देना चालू कर देता है। तो इस दुष्चक्र को छोड़ना पड़ेगा। दुष्चक्र को तोड़ने के पीछे का एक ही तरीका है, एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना। 1 साल का आप प्रीलिम्स छोड़ दीजिए, 1 साल प्रीलिम्स मत दीजिए, मन लगा के सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरे टॉपिक सब कुछ विस्तार से पढ़िए, तब जाकर के आप फिर से एक स्ट्रॉन्ग साइकिल को डेवलप कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्लियर है? पीछे हटना कई बार अच्छा होता है, इसलिए प्रीलिम्स से 1 साल पीछे हटे। जब शेर 1 कदम 2 कदम पीछे हटाता है, यानी वो बड़ी उछाल लेगा। और देखो आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, सही कोई बताने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बहुत सारे कोचिंग माफिया आ चुके हैं, टॉपर मार्केटिंग चलती है, बच्चों को खरीद लिया जाता है। जो टॉप करते हैं वो भी सच्चाई नहीं बताते हैं, सब महिमा मंडन चल रहा है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि सच्चाइयाँ बताई जाएं तो शायद ये दिक्कत ना हो। एक सामाजिक प्रतिष्ठा और कलेक्टर बाबू का सिंड्रोम भी हो गया है। निम्न मध्यम भारतीय परिवारों में आईएएस आईपीएस होना ऐसा माना जाता है जैसे समाज में मिलने वाली उससे बड़ी कोई इज्जत हो ही नहीं सकती है। और ये बात है भी, हमारी सोसाइटी की सच्चाई भी है। लेकिन इस दुष्चक्र को इमोशनली आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये दुष्चक्र बहुत विनाशकारी परिणाम है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो जीवन भर के लिए ठप्पा मार दिया जाएगा आपको अयोग्य का। ठीक है ना? आप कहीं के नहीं रह जाओगे। फिर आपको लगेगा भी, अभी एक बच्चा आया था, उसकी एज निकल गई थी, अभी उसको पता ही नहीं चला, 40 साल से ज्यादा एज का हो गया, पीसीएस से भी एज निकल गई, बेचारा समझ नहीं आ रहा था, शादी अलग से हो गई थी। फिर आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन जाएगा। आप एक बंद कमरे में पढ़ाई करते हैं, सामाजिक जीवन आपका खत्म हो जाता है। जब असफल होते हैं तो समाज में कोई आपकी कीमत बचती नहीं है।
आर्थिक और पारिवारिक तबाही अलग आती है। माता पिता जमीन बेच रहे हैं, कर्ज लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, अंत में सफलता नहीं मिलेगी, पूरा परिवार कर्ज में बदल जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि यूपीएससी का दुष्चक्र आप तोड़िए। पहला काम सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा, मैं चाहे जितना आपको समझा लूं। अटेम्प्ट रूल, यदि आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके बहुत है, समझिए बैठ करके, खुद एक बार सोचिए कि मैं क्या काबिल हूं। एक टाइमलाइन दीजिए, इतने टाइमलाइन के बाद फिर नहीं करूंगा तैयारी। जबरदस्ती किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक समानांतर कैरियर आपके पास होना चाहिए। यूजीसी नेट एमए वगैरह किया हो तो नेट जेआरएफ भी कर लेना, ठीक है, बीएड कर देना, पीएच और दूसरी डायरेक्शंस में भी जा सकते हो। प्रोफेशनल स्किल्स ले सकते हो, डेटा साइंस, कंटेंट राइटिंग, एमबीए, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, एआई, बहुत सारी चीजें हैं। आईएएस के अलावा ईपीएफओ का एग्जाम आता है, सीएपीएफ का एग्जाम आता है, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आता है, सेबी का एग्जाम आता है, सीएपीएफ का आता है, बहुत सारे एग्जाम है। पीसीएस की जगह पे आरओ का एग्जाम आता है, एचईओ का एग्जाम आता है, बीओ का एग्जाम आता है, एडीपीओ का एग्जाम आता है, भरे पड़े एग्जाम। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं। हर जगह पे अधीनस्थ सेवा आयोग है, और इसको मेंटली डिटैच करके चलना है। केवल ये एग्जाम है, एक मंच है, आपका जीवन नहीं है। तो यदि इस दुष्चक्र को तोड़ करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मेरी बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, आप जिस साल आपको सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। क्या आपका अभी प्रीलिम्स से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट है? नहीं है तो करिए। प्रीलिम्स से 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस यदि कंप्लीट हो जाता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप आराम से अगले अटेम्प्ट की तरफ जाइए, पढ़िए। यह है यूपीएससी का दुष्चक्र, जिससे आज के टाइम पे लाखों की संख्या में छात्र फंसे हुए, कोई नहीं आपको बताने आने वाला। 90% अभ्यर्थी फंस जाते हैं दुष्चक्र में, कोई नहीं आपकी उंगली पकड़ के आने वाला। सब तो आपको कोर्स बेचने में पड़े हैं, सबके दिमाग में बस यही चल रहा है कैसे आपको लूट लिया जाए। महंगी महंगी फीसें हैं, लाखों रुपए की कोचिंग्स हैं आईएएस और पीसीएस एग्जाम की। तो थोड़ा आपको सतर्क और सचेत होना पड़ेगा। एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एक बार मन लगाकर पूरे सब्जेक्ट और विषय में कमांड बना लीजिए, एक बार अपने आप को मेंस आंसर राइटिंग के योग्य बना लीजिए। थोड़ा मेहनत करके आप सही दिशा में इस एग्जाम को जल्दी क्रैक कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, एक बच्चा आईएएस बनने के लिए आता है लेकिन उसके बाद पूरा जोर लगा देता है कि वो कभी आईएएस ना बने। इतनी गलतियां करते हो और उन गलतियों को दोहराते चले जाते हो। समय बीतने में टाइम थोड़ा ना है, समय तो आपको लिमिटेड समय के लिए मिला है, अभी मिल गया है, आप शहर की चकाचौंध में पागल हो गए हैं। दोस्त यार मित्र, मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। इस दुष्चक्र से निकल के ही हम सिलेक्शन के चक्र में जा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। बाकी मेरी बात से आप कितने सहमत हैं आप जरूर बताइएगा।